सॉल्व करने के फॉर द एल्युमिनियम द बल्क मॉडुलस एंड द मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी, देखिए द बल्क मॉडुलस एंड द मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी, ये हमारे पास दो चीजें, और जो बल्क मॉडुलस और जो मॉडुलस ऑफ आपके पास यहाँ पे रिजिडिटी है बच्चा आपके पास, this is 7.5 into 10 raised to power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 2.1 into 10 raised to power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दो वैल्यूज है। तो एक बी आ गया और एक मेरे पास ईटा आ गया। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन द मीडियम। अब ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट कर लिया और ये क्वेश्चन हमको आना चाहिए। द डेंसिटी ऑफ द एल्युमिनियम इज आल्सो गिवन। अब देखिए हमारे पास एल्युमिनियम के अंदर अगर टीचर आपको बल्क मॉडुलस, यहाँ पर जो के वो आपके पास बल्क मॉडुलस है जी। करमनजीत बोलो बच्चे, सर कुछ बोलो 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 करमनजीत। सर आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो अभी? हाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूँ बच्चे, मैं डेस्कटॉप पे शो हो रहा है। बोलो, नहीं दिखाई नजर आ रहा सर डेस्कटॉप शेयर हुआ है, आपको वो ऐप करनी पड़ेगी शेयर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। अब शेयर हो रहा है? यस सर आ गया। वो मैं भी कई बार हो रहा है। नहीं सर अभी भी नहीं हुआ? आ गया सर, अब आ गया। आ गया, ऐसी बात रुकना कि नहीं आएगा। फॉर द एल्युमिनियम द बल्क मॉडुलस एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोथ आर गिवन and find the velocity of the longitudinal wave in the medium and density of the aluminum is also given। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला अगर हम पढ़ते हैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहां पर ये फॉर्मूला आपको कहीं नजर नहीं आता, बट दिस फॉर्मूला डू एग्जिस्ट फॉर द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन द एल्युमिनियम। इन द एल्युमिनियम मतलब बल्क मॉडुलस है उसके पास हमारे पास बल्क मॉडुलस है एंड द वेलोसिटी इज गिवन बाय, क्योंकि यहाँ पर वो सिंबल डिफरेंट यूज कर रहा है, तो हमारे पास बल्क मॉडुलस प्लस ऑफ 4/3 ऑफ ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो उसके बाद मैथमेटिकली के की वैल्यू डाल दी हमने, ईटा की वैल्यू जो जो गिवन हमने डाल दी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल की भी वैल्यू डाल दी और हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 6.18 into 10 raised to power 3 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है और इसको आपने आज के बाद याद रखना है। अगर टीचर आपको बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दोनों देता है तो दिस इज द वे हाउ यू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव बन जाता है इन दिस सॉलिड, ये आपके पास सॉलिड्स के अंदर बन जाता है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, at a pressure of 10 raised to power 5 Newton per meter square the volume strain of the water। तो volume strain of the water मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन ऑफ द वाटर का मतलब है डेल्टा वी बाई वी, वॉल्यूम स्ट्रेन ऑफ द वाटर, क्योंकि आगे देखो उसने कोई यूनिट्स भी नहीं लिखी हैं, तो ये आपके पास ना यूनिट्स होती है ना डायमेंशन होती है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड इन द वाटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड इन द वाटर। अब अगर देखा जाए तो मुझे स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है, तो दिस विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ bulk modulus of the water divided by density of the water। तो density of water भी given है। Now how I am going to calculate the bulk modulus of the water? तो इसके लिए मेरे को एक फॉर्मूला पता होता है, the pressure is equal to या change in pressure is equal to minus b bulk modulus change in volume upon original volume, जो कोई वॉल्यूम स्ट्रेन है। तो मेरे पास वॉल्यूम स्ट्रेन 5 into 10 raised to power -5 गिवन है और मेरे पास यहाँ पर प्रेशर भी गिवन है 10 raised to power 5। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास बल्क मॉडुलस ऑफ द वाटर आ जाएगा। नाउ डेंसिटी इज 10 raised to power 3 kg पर मीटर क्यूब, ये गिवन है, सीधी वैल्यू डाल देनी है एंड वी विल कैलकुलेट द velocity of the sound in the water as 2 into 10 raised to power 9
अपॉन 10 रेज टू पावर 3। ये कैंसल होके 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का यहाँ पे 10 की पावर 3 अंडर रूट ऑफ 2 इज गिवन बाय 1.414। तो आपके पास आंसर 1.414 into 10 raised to power 3 meter per second. Topic is velocity of the sound. The topic is velocity of the sound in the water in another medium. चलते अब हम आगे की तरफ, जहां पर आपको लगे कि आपको डाउट पूछना है तो आप डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड at STP. STP मतलब standard temperature and pressure. What will be its value in hydrogen at STP? At आपके पास STP. If the density of the hydrogen at the STP is 1/16 as that of the air. Now this question qualifies for your school examination perfectly. टीचर इसको पूछता है, वो बोलता है परफेक्टली ये आपको पूछा जा सकता है। ओरिजिनल ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आरईसी का मतलब होता है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, आजकल ये हटा दी गया, आजकल इनकी जगह एनआईटी आ गया बच्चा हमारे पास, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। और यहाँ से भी मेरे 1-2 स्टूडेंट्स पढ़े हुए, बहुत बेहतरीन कॉलेज माना जाता है बच्चे। तो स्पीड ऑफ दिस साउंड इज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा। अब देखो जो एयर है वो क्या मानते हो आप, एयर क्या होती है? एयर आपके पास क्या होती है? डायटोमिक। तो एयर डायटोमिक, नॉर्मल एयर डायटोमिक होती है और गामा की वैल्यू 7/5, गामा की वैल्यू 7/5, गामा की वैल्यू 7/5। और हाइड्रोजन के लिए भी बच्चे गामा की वैल्यू 7/5। If the density of the hydrogen is 1/16 as that of the air. तो एक चीज तो मुझे यहां पर पता लगी, दोनों के लिए STP पे आपका सैंपल प्रेजेंट था। तो हमारे पास अब अगर मैं इसको देखूं तो वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ गामा p अपॉन आपके पास आ गया रो। तो सारी चीजें अब किस पे डिपेंडेंट होगी बताओ, किस पे डिपेंडेंट हो गया? अंडर रूट ऑफ रो के ऊपर। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द एयर और नीचे वेलोसिटी ऑफ आपके पास हाइड्रोजन ले लेता हूं, सब चीजें सेम, सिर्फ आपके पास अब ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ एयर बच्चे अब हमारे पास नीचे की तरफ आ जाएगा और डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन अब आपके पास ऊपर की तरफ आ जाएगा। और क्या गिवन है कि जो डेंसिटी ऑफ आयरन है 1/16 एज दैट ऑफ द एयर। तो डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन इज 1/16 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ द एयर। तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ द एयर, मैं इसका इनवर्स ले लेता हूं तो मेरे पास यहां पर क्या चीज आएगी? डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन, ये 1/16 है, तो आपके पास डेंसिटी ऑफ एयर ऊपर और डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन नीचे। तो वेलोसिटी इन एयर कितने के बराबर है? 332। तो velocity of hydrogen is equal to velocity of the air and multiplied by under root of, cross multiply कर दिया density of the air and आपके पास density of hydrogen क्या है? 1/16 टाइम डेंसिटी ऑफ द एयर। तो ये डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल, 16 का ऊपर चला जाएगा, 16 का रूट 4 होता है, तो 4 into 332, ये अब मेरे पास 8 और 2 और ये 1 और बच्चा हमारे पास 1328 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन क्वालिफाइज फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, अब कर सकता है कोई भी बच्चा, फॉर्मूला बेस ही तो है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। पर देखो जब हमको कोई चीज स्किल सेट आ जाती है फिर वो बड़ी चीज नहीं रहती, बड़ी चीज वो तब बनती है हमारे पास जब वो स्किल सेट मेरे पास नहीं होता। स्किल सेट हमारे पास धीरे धीरे करके आता है, एकदम से नहीं आता है, इसमें एक मैच्योरिटी की जरूरत होती है। जो आपके पास 3 या 4 सब्जेक्ट्स है उसमें ज्यादा मैच्योरिटी आपको किसमें चाहिए? फिजिक्स में चाहिए। मैच्योरिटी क्यों? आपको सोचना पड़ता है, इसके अंदर आपको समझना पड़ता है, आपको यहाँ पर सीखना पड़ता है। और आप जब यहाँ से ये सारी चीजें सीख के जाते हो 2+2 आपकी स्ट्रांग हो जाती है, तो +2 आपके पास यहाँ पे स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पर ये सारी चीजें जो हमने वेव्स एंड ऑसिलेशन में की है वो +2 के अंदर, मैंने +2 के अंदर एक टॉपिक करवा रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर शुरुआत के मेरे 4 दिन सिर्फ इस बात में लग गए कि यार ये +1 के रिजल्ट्स आपको कैसे
बताए गए थे। ये +1 के रिजल्ट्स हैं, इनको कैसे, अरे हमें तो सर छुड़वा दिया गया था। और मैं बोला कोई बात नहीं, छुड़वा दिया आप अलग बात है, लेकिन आप इसको छोड़े बगैर आगे नहीं जा सकते। +1 में से तो निकल जाओगे, +2 में अटक जाओगे। ठीक है, तो वहां पर +1 में से आप अगर ये चीजें सीख के जाओगे तो आपके लिए क्या है, आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाली चीजें। अच्छा इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ये फॉर्मूला सर ने हमको बताया था, इनको ऐसे ऐड करना है, ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है। और अब पढ़ा क्या रहा हूं, वहां पर क्या पढ़ा रहा हूं अभी, आज भी हम वैसा ही टॉपिक शुरू करेंगे, बिल्कुल मिलता जुलता। हालांकि उसका एडवांस वर्जन आपको +2 में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर करवा के भेजा जाता है। भाई ये देखो, ये वेव है और ये वेव ऐसा बिहेव करती है, और +2 में जाकर हम बोलते हैं ये वेव अगर लाइट वेव बन जाएगी तो वो कैसा बिहेव करेगी। बस इतनी सी चीज। चलते अब हम आगे की तरफ। सो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ratio of the velocity of sound in hydrogen with gamma is equal to 7/5 that of the helium। अब वो हीलियम पे आ गया जिसके गामा की वैल्यू 5/3 है, मतलब हाइड्रोजन डायटोमिक है, हीलियम मोनोटोमिक होगी। एट द सेम टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमारे पास सेम आपके पास आ गया। गिवन द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड द हीलियम, हाइड्रोजन का 2 और हीलियम का बच्चा हमारे पास 4 आ गया। अब कैसे करें क्वेश्चन, अब टेम्परेचर भी बोल रहा है, मॉलिक्यूलर वेट भी दे रहा है और बच्चे गामा भी दे रहा है। इसके लिए याद करो मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आप याद करो तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था गामा RT/m, और मैंने बोला था कि ये m, ये जो m है मास नहीं है, मास कैंसिल हो जाता है, ये मॉलिक्यूलर मास है, प्रीवियस क्लासेस में बताया था। अब ये क्वेश्चन बच्चों वाला हो गया, कैसे, मुझे यहां पर अगर क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ अ हाइड्रोजन निकालनी है तो ये √of गामा फॉर द हाइड्रोजन। देखो कितनी हेल्प कर दी। IIT के अंदर क्वेश्चन पूछा गया 85, मैं 4 साल का था तब, आप तो पैदा नहीं हुए होंगे, ठीक है, तो मैं तब 4 साल का था जब 85 के अंदर ये जो है बच्चा हमारे पास क्वेश्चन आया था। और देखो क्वेश्चन में वो 4 है, यार IIT में आजा भाई, भाई IIT के अंदर आजा, देख सीटें खाली पड़ी है, ऐसे तो हो रहा है क्योंकि गामा भी दे रहा है, क्योंकि जिस फॉर्मूले जब बच्चों को पता है अच्छा गामा ऑफ हाइड्रोजन नीचे है और मास ऑफ हाइड्रोजन भी नीचे, यही तो है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट, RT भी कांस्टेंट, और वेलोसिटी ऑफ हीलियम तो आपके पास √of गामा ऑफ हीलियम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हीलियम। अब तो वो पैर नहीं पड़ा बस आपके, बाकी तो सारी चीजें। और रेशो निकालनी भाई, रेशो निकालनी, बिल्कुल बच्चों वाली चीज कर दी। तो अब इन दोनों को हम आपस में क्या कर देते, डिवाइड। अच्छा यहाँ पर अब डिवाइड करना, अब कई बच्चों को डिवाइड भी नहीं करना था, भैया बहुत परेशानी है, और सर ये कैसे कर रहे हो, सर ये कैसे ऊपर जा रहा है, सर ये कैसे कर देते हो, भैया बहुत परेशानी है सर, मतलब कि सर समझ में आए, सर डिवाइड कैसे कर रहे हो, ये होता है भैया, तुमको ऐसा लगता है कई बच्चे सही में, और मैं बच्चों की कोई गलती नहीं, बच्चों की कोई गलती नहीं है, छोटी क्लासेस के अंदर से बच्चे शोर ना मचाए, दिमाग ज्यादा ना लगाएं, उनको बिल्कुल फीड ऐसे कर दिया जाता है, उनको ऐसे बता दिया जाता है अरे कुछ नहीं होता, अरे छोड़ो, तो बच्चा यहाँ पर आके तो वो चिल्लाएगा, वो बिल्कुल सही चिल्लाएगा, उसको रूट नहीं निकालना आता है, रूट नहीं निकालना है। तो मैं लिटरली आपको बोलता हूँ आई फेस दिस प्रॉब्लम, नॉट आई एम कैटेगराइजिंग ऑल दी स्टूडेंट, सम ऑफ दी स्टूडेंट, और मैं उनसे जब मैं जाता हूँ तो कहते हैं यार सर हमें छोटी क्लासेस में ना मैं मना कर दिया गया था, हमको ज्यादा पढ़ाया नहीं गया था, ये जो ना ज्यादा पढ़ना या पढ़ाना थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है, तो इसको घबराना नहीं है। ये गामा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, अब नीचे गामा आपके पास क्योंकि सामने है ना, देखो गामा हीलियम और ऊपर मास ऑफ हीलियम ऊपर चला जाएगा। अब बच्चा इसी में, अरे यार ये क्या कर दिया सर, ये तभी क्वेश्चन IIT में आ रखा है, इतना मुश्किल स्टेप, ये कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, डिवीजन है। आपके पास मास ऊपर जा रहा है, गामा नीचे की तरफ है, डिवाइड करके देखो रूट दोनों पे आएगा। फिर बच्चा गामा ऑफ द हाइड्रोजन, तो ये बच्चा हमारे पास आ गया 7/5, ठीक। मास ऑफ हाइड्रोजन ये दे रखा है बच्चे 2, फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर गामा ऑफ हीलियम तो 5, और बच्चा आपके पास 5/3 है तो 3 ऊपर चला गया, मास ऑफ द हीलियम तो बच्चे 4 चला गया ऊपर।
अब इस पूरे को सॉल्व किया तो 12 सत्य बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया, और ये आपके पास 25 और 2 50, नहीं तो और कैंसिल कर दो, ये लो जी, ये 2 आ जाएगा आपके पास, और मेरे पास यहाँ पर ऊपर आपके पास 42 और नीचे 25। इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ गया 1.68। भैया ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था, और क्या ये क्वेश्चन आपको स्कूल में आ सकता है? भैया आ सकता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, और मुझे क्वेश्चन को टारगेट करना। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो चीजें हैं ये बहुत इजी होती है। बच्चा कहाँ पर दिक्कत करता है? बच्चे ने जहां पर फिजिक्स में 1 या 2 क्लासेस की मिस, सारा पंगा वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जहां पर, क्योंकि फिर तीसरी क्लास में आएगा, अरे यार ये तो समझ नहीं आ रहा, चौथा आएगा, सर ये समझ नहीं आ रहा, अरे कोई बात नहीं सर से बाद में पढ़ लेंगे। अब सर के पास बाद में कितना टाइम है कितना टाइम नहीं है ये नहीं सोचा आपने। बाद में आप कैसे उसको कवर अप कैसे करोगे, या बाद के अंदर आप बोलोगे साइनोप्सिस। फिजिक्स में साइनोप्सिस नाम की कोई चीज नहीं होती है, फिजिक्स में डिटेल में ही होता है। यानी कि साइनोप्सिस लेने के चक्कर में जाओगे तो फिर बच्चा और लुटिया डूब जाएगी आपके पास। तो इस वजह से याद रखना बच्चे, चलती हुई बच्चे गाड़ी, चलते हुए घोड़े पे बच्चे, कभी घोड़े जो है चेंज नहीं किए जाते भागते हुए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो एक्सीडेंट होने के चांस है। कई बच्चे बोलते हैं आराम से बैठते हैं, भैया चलो अब तो ऑनलाइन हो ही गया है, कोई बात नहीं बाद में, अरे लेक्चर आ ही जाता है सर का, कोई बात नहीं बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन उससे आप अपने अपने घोड़े को चेंज कर दो, और वो एक घोड़ा चल रहा था आपने चेंज कर दिया, तो बच्चे अब आपको क्या पता सामने जो दूसरा वर्जन है वो आपको पार लगाएगा या आपको गिराएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली टफ है, थोड़ा सा हायर लेवल का है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन द ड्राई एयर इज STP is 332 meter per second. Assume air is composed of 4 parts of the nitrogen and 1 part of the oxygen. अब ये थोड़ा चेंज हो गया, अब टीचर इसमें कुछ भी डाल सकता है, इसने यहाँ पर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन डाल दिया, लेकिन टीचर इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन अंडर सिमिलर कंडीशन। देखो अंडर सिमिलर कंडीशन वो बोल रहा है बच्चे हमारे पास, व्हेन द डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन एट STP, यहां पर बच्चे आर इन द रेशियो ऑफ 16:4। क्वेश्चन को उसने 2 से 3 बार बच्चे हमारे पास यहां पर घुमा दिया, यहां पर उसने क्वेश्चन को बच्चे 2 से 3 बार आपके पास यहां पर घुमा दिया। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये पता लग जाएगा उसे 2 से 3 बार कैसे घुमाया, बताओ। उसने यहां पर बोला कि ड्राई जो एयर है, पहले उसने बोला 332 मीटर पर सेकेंड है, तो चीज आ गई। दूसरी बात उसने आपको घुमा दिया कि अब इस एयर के अंदर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नहीं, खत्म बात। तीसरी बात बोली कि इसमें ऑक्सीजन कम है, आपके पास जो है बच्चा आपके पास क्या है, ऑक्सीजन कम है नाइट्रोजन ज्यादा है, ठीक है जी बात। यहां पर अब लास्ट पॉइंट में वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन अंडर द सिमिलर कंडीशन। अब सिमिलर कंडीशन क्या होती है, सिमिलर कंडीशंस क्या होती है, तो सिमिलर कंडीशंस का मतलब बच्चे प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, ये होती है सिमिलर कंडीशन। अब टीचर आपको घुमा कैसे रहा है, ध्यान से समझो। पहली बात, जो ड्राई एयर है वो बेसिकली बच्चा हमारे पास यहाँ पर मिक्सचर है, यहाँ पर बच्चा हमारे पास मिक्सचर है, यानी कि यहाँ पर जो डेंसिटी आपके पास होगी वो डेंसिटी आपके पास मिक्सचर की होगी, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन गलती से निकल गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों उसके अंदर आपके पास इंक्लूडेड है। और दूसरे केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड सिर्फ और सिर्फ किस में निकालनी है, ऑक्सीजन में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑक्सीजन में निकालनी है, तो मैं वहां पर ऑक्सीजन को यूज करूंगा। तो हमारे पास सबसे पहले डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम। अब हमारे पास जो भी चीज है, क्योंकि रेशो गिवन है आपके पास, तो आप क्या बोलोगे जी, सपोज कि ये टीचर बोलता है जी मेरे पास ये गैस का सैंपल है और यहाँ पर 4 पार्ट्स आपके पास किसके, जो भी वॉल्यूम है आपके पास, इसमें 4 पार्ट नाइट्रोजन के है, तो आप यहाँ पे लिखोगे जी वॉल्यूम के, चलो जी रेशो मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं, तो इसने रेशो को v मान लिया, तो यहाँ पर 4v आ जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो v आ जाएगा। तो हमारे पास अब यहां पर मेरे पास डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या आएगा, टोटल मास, तो टोटल मास कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन,
वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 4v प्लस ऑफ v। तो यहाँ पर रेशो गिवन है 4:1। जो टीचर ने आपको नहीं बताया उसने यहाँ पर इसकी रेशो को 4/v की 4/1 की रेशो को v ले लिया, ये रेशो ले लिया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन को आप क्या ले रहे हो, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन को आप v ले रहे हो, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मुंह से बार बार जो दिमाग के अंदर भी हाइड्रोजन जा रहा है, ये v आ गया। डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास, और नीचे टोटल वॉल्यूम। जब हमने इसको कैलकुलेट किया, अब आगे इसकी सिर्फ एक कैलकुलेशन आ रही है और बहुत दिमाग लगा के ये सारी की सारी चीजों को ऑक्सीजन की टर्म में लेके आ रहा है। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ, जरा फोकस करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम खुद अपने हाथों में लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितने के बराबर है, अगर हम सॉल्व करते हैं 4v इंटू डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन प्लस ऑफ v इंटू डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन अपॉन 4v प्लस ऑफ v, तो ये v से v आपके पास सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो मेरे पास डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 16:14 की रेशो में, इसको और काट दो तो कितना आ जाएगा 8:7। होप सो आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये भी रेशो गिवन है, तो मेरे पास आ जाएगा 4 डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन प्लस ऑफ आपके पास यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन अपॉन नीचे 5। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर से, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन का आंसर चाहिए, मतलब कि मुझे अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या चाहिए, आंसर। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर से ऑक्सीजन यानी कि नाइट्रोजन को मुझे एलिमिनेट करना, मुझे नाइट्रोजन को एलिमिनेट करना। तो मैं इसमें से रो नॉट को कॉमन निकाल लेता हूं, तो आपके पास क्या आएगा 4 रो ऑफ नाइट्रोजन अपॉन रो नॉट प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई मेरे पास यहाँ पर 5 आएगा। नॉट डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, अब देखो किसके बराबर आ जाएगी, तो ये मेरे पास रो नॉट आ गया। अब बताओ 4 डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन कितने के बराबर है 8:7, तो नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन कितने के बराबर हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 7:8 प्लस ऑफ आपके पास 1 और डिवाइडेड बाय, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास कैंसिल होके 2 आ जाएगा, और ऊपर रो नॉट और नीचे बच्चा हमारे पास कितना आएगा 35 प्लस ऑफ 2 35, बिल्कुल 35, एक मिनट 35 आपके पास यहाँ पर नहीं, मैं गलत कर गया था, ये 5 ऊपर वाले का, बिल्कुल 35 कैसे आ रहा है, ये 2 है, तो आपके पास कितना आएगा 7:2, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9/2 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास ये रो नॉट मल्टीप्लाइड बाय 9/10 विच इज 0.9, ये डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर है। पर मैं करना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, द वेलोसिटी इन द ड्राई एयर, बेसिकली वो मिक्सचर के अंदर है गामा पी अपॉन आपके पास डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, और गामा आपके पास किस में निकालनी है, सॉरी आपको वेलोसिटी किस में निकालनी है, ऑक्सीजन के अंदर, तो अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन, डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन, डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन। अब दोनों डायटोमिक मानी जाएगी, तो इनको डिवाइड कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ द मिक्सचर, वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो अंडर रूट ऑफ आपके पास यहाँ पे डेंसिटी रो नॉट ऊपर आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर नीचे आ जाएगा, एंड वी कैन राइट डाउन रो नॉट और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितने के बराबर है 0.9 multiplied by density of oxygen, cancel, therefore the velocity in the oxygen ये किसके बराबर आ जाएगी, ये अब हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, this is velocity in the mixture multiplied by under root of 0.9, so this will be 332 multiplied by under root of 0.9, under root of 0.9, और जब हम इसको यहाँ पर मतलब कि इसका फिर आपके पास रूट निकल जाएगा 0.94 आए, तो इससे इसकी वैल्यू बच्चा आपके पास कितनी आ गई 314.77 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर यानी कि ये क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन के आपके पास कैटेगरी में आएगा।
ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर टिपिकल क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। प्लीज इस क्वेश्चन को एक बारी आप घर पे जरूर जो है बच्चे सॉल्व कर लीजिएगा अपने हाथों से। क्लियर होगी बात ये वाली? क्लियर होगी बच्चे ये वाली बात? किसी बच्चे का डाउट, कोई किसी बच्चे का No, कोई sir. डाउट? नेक्स्ट, कोई बच्चा बोल सकता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी बच्चा यहाँ पर अगर बोलेगा दोबारा बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है, a harmonically moving transverse wave on a string has maximum particle velocity यानी ओमेगा है, and acceleration आपके पास यहाँ पर यानी कि ओमेगा स्क्वायर इनटू है। ये अब आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन से पता होना चाहिए। 3 मीटर पर सेकेंड एंड 90 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेव फॉर्म यानी कि आपको इक्वेशन बतानी एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन। यहां पर मुझे इसकी क्या बतानी है बच्चे? इक्वेशन बतानी। सॉल्यूशन हमारे पास यहां पर सॉल्यूशन क्या? वेलोसिटी मैक्सिमम, पार्टिकल के वेलोसिटी मैक्सिमम SHM की तरह ही होती है। तो ये हमारे पास ओमेगा ए, तो ओमेगा ए 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन मैक्सिमम अगेन SHM की तरह होती है, ओमेगा स्क्वायर ए 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव ओमेगा बाई के बराबर होती है 20 मीटर पर सेकेंड। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखो हमको सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकालना। सबसे पहले मुझे इस ए की वैल्यू को निकालना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या? सबसे अच्छा तरीका क्या? मेरे पास यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी का स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और मेरे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। तो देयरफॉर यहाँ पर अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो वी स्क्वायर अपॉन ए, ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? कैपिटल। तो यहां से मेरे पास 3 का स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन यानी कि आपके पास 90, तो इसको डाल दिया तो आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव आ गया। तो ये मेरे पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव आपके पास आ गया। रह गया अब ओमेगा कैसे निकालना। तो अब हमको पता लग जाएगा ओमेगा कैसे निकालना। अब हम यहाँ पर ओमेगा कैसे निकालेंगे? सेकंड वन, अगर मेरे पास वेलोसिटी है ओमेगा इंटू ए, यहां से निकाल लो यार, इतना ऊपर क्यों जाना आपने। ये 3 है इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 0.1। तो ओमेगा आपके पास यहाँ पर कितने के बराबर आ जाएगी? द ओमेगा विल बी इक्वल टू 30 रेडियन पर सेकेंड। इसने बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से निकाला, मुझे ऐसे नहीं निकाला। अब रह गया बच्चा हमको के निकालना, क्योंकि वेव की इक्वेशन में 3 चीजें होती हैं, एम्पलीट्यूड, ओमेगा और के। तो तीसरी चीज अब मुझे के निकालना। तो हमको पता है बच्चे के ओमेगा बाई के कितने के बराबर है? 20। तो मेरी वेलोसिटी कितने के बराबर है? वेलोसिटी आपके पास यहाँ पर, हाँ बोल बच्चे करमनजीत। सर यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं ना सर? हाँ प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं। दिस कैन बी प्लस, वो माइनस में भी स्क्रीनशॉट लेते हुए बच्चे आपके पास माइनस चला गया हो, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं। पर पॉइंट अभी मैं के को ढूंढ रहा हूँ लड़के, के कहाँ पर रह गया मेरा, मैं के को ढूंढ रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द वेव आपके पास किसके बराबर है? 20। तो आपके पास ओमेगा बाई के जो है वो 20 के बराबर है। ओमेगा आपके पास 30 है, तो के बच्चे आपके पास कितना आएगा? 30/20। पता नहीं कितना घुमा फिरा कर इसने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये 1.5 रेडियन पर मीटर है। तो हमारे पास जब ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए की जगह बच्चे हमारे पास यहाँ पर 0.1, क्योंकि निकाल दिया मैंने। इसके बाद बच्चे ओमेगा ये आपके पास 30 के बराबर है, के यहाँ पर 1.5 के बराबर है। सारी वैल्यूज निकल गई और ये बिल्कुल सही है, प्लस या माइनस इन दोनों में से कोई भी एक चीज आ सकती है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन IIT 2005 में आया था। क्या ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं? रीजन है, अब आप ये समझो कि इतना आसान क्वेश्चन IIT क्यों पूछ रही? बच्चा एक चैप्टर करता ही नहीं, बच्चा ये चैप्टर करता ही नहीं। बच्चा बोलता है अरे यार छोड़ो पर, ये चैप्टर नहीं करता बच्चा। तो इस वजह से IIT बोलते हैं यार एक आधा क्वेश्चन करके दिखा दे यार, बहुत आसान क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सिंपल। आपको यहाँ पर सारी चीजें गिवन है, आपको रिलेट करके ए ओमेगा और के निकालना भाई, के निकालना है। सिंपल सिंपल सी चीजें पूछ रहा हूँ, आप इसको निकाल कर बता दे। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन आ गया।
बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चा हमारे पास द इक्वेशन। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास 99 के अंदर किसी दिल्ली के किसी स्कूल के अंदर पूछा गया था। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज y इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ 2 पाई को इसने बाहर निकाला और अंदर रह गया t और ये 0.005 इंटू एक्स, जहां पर x और y जो है वो सेंटीमीटर में और t बच्चा आपके पास सेकंड के अंदर है। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड आ गया 10 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, नॉट मीटर, इट विल बी 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया 10 सेंटीमीटर। द फ्रीक्वेंसी, अब देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। अब बच्चे देखो उसने क्या क्या घोलमाल किया इसके अंदर से, उसने 2 पाई बाहर निकाल दिया। 2 पाई आपको अंदर लेके जाना पड़ेगा, अगर नहीं भी लेके जाना तो भी बच्चे आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर कोई टीचर आपके पास 2 पाई बाहर निकाल देता है, क्योंकि वैसे तो इक्वेशन होती है ओमेगा टी माइनस ऑफ ए, लेकिन अगर कोई टीचर 2 पाई बाहर निकाल देता है तो घबराना नहीं, क्योंकि ओमेगा आपके पास क्या होता है 2 पाई एफ इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो 2 पाई निकालने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निकाल देते हैं। तो साइन ऑफ 2 पाई बाहर निकाल दिया, ये फ्रीक्वेंसी f इंटू टी माइनस आपके पास कितना आ जाएगा x अपॉन लैम्डा। जरा किताब वाले की भी करतूत हम देख लेते हैं कि किताब वाले ने क्या किया। उसने फ्रीक्वेंसी पूछी, अब ये देखो फ्रीक्वेंसी आपके पास कैसे निकाल रहा है, 1/t से कंपेयर करके बता रहा है। मैं तो भैया ऐसे बताऊंगा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी साफ पता लग रही है, कंपेयर करो, t के साथ 1 नंबर आ रहा है तो सीधी फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 हर्ट्ज के बराबर है। ये लंबे चौड़े ड्रामे में जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं होती है। और लास्ट बच्चा हमारे पास वेवलेंथ। अब बताओ काके की वेवलेंथ कैसे बताओगे, तो हमारे पास वेवलेंथ कैसे आ जाएगी। अब जरा कंपेयर करो, ये किसके बराबर है, क्या ये लैम्डा के बराबर है, नहीं, ये 1 बाई लैम्डा के बराबर है। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0.00 और बच्चे आपके पास 5, लैम्डा इज इक्वल टू मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 0.005। ये बच्चा अब आपके पास ऊपर की तरफ को क्या चला जाएगा, आपके पास है 1, 1, 2 और 3, और नीचे बच्चा हमारे पास 5, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा 200, क्योंकि सारी यूनिट बच्चा हमारे पास किसमें, सेंटीमीटर में, तो काके ये भी सेंटीमीटर में आएगी। वेवलेंथ आगे काम खत्म। लास्ट में क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, तो आप बोलोगे सर ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के, और अगर ओमेगा बाई के नहीं बतानी है तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी 1 है, वेवलेंथ 200 है, तो आंसर विल बी 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत अच्छा किया इसने, ये मैं इसके साथ एग्री हूं, ये अच्छा किया इसने, ये अच्छा किया। ये थोड़ा फ्रीक्वेंसी इसने घुमाया, ये मुझे पसंद नहीं आया कि यार इतना घुमाने की क्या जरूरत है। साफ बच्चों को बता दो कि 2 पाई बाहर आ रहा है, तो अब टाइम के साथ वाली टर्म फ्रीक्वेंसी है, और x के नीचे वाली टर्म जो होगी या x के साथ वाली जो टर्म होगी 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा क्वेश्चन। ये पता लग गया क्वेश्चन कैसे करना, लग गया पता बच्चे क्वेश्चन कैसे करना, यस और नो, लग गया पता भाई, हाँ या ना, यस सर। सिमर पता लग गया। चलो सो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है बच्चे, अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय, ये दे दिया बच्चा हमारे पास। अब देखो उसने जानबूझ के क्या कर दिया, 80x माइनस 3t कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास सेंट्रल स्कूल में लगातार 2 सालों में आया, 2008 में भी 2002 में भी, तो कुछ तो बात होगी। वेयर न्यूमेरिकल वैल्यूज आर इन एसआई यूनिट। अब इसका मतलब समझ जाओ, अब जो एम्पलीट्यूड है वो सेंटीमीटर में नहीं होगा, वो किस में होगा, मीटर में। क्लियर होगी बात, मीटर में होगा। एंड दिस सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग। आप मान लो सिंबल का मतलब अपने आप है, अब सिंबल है ही क्या इसमें, इसमें सारे नंबर है। सिंबल आपके पास x है, वो डिस्प्लेसमेंट है, उसके साथ k होगा, t है टाइम है, उसके साथ बच्चे ओमेगा होगा, क्योंकि 2 पाई बाहर नहीं है, तो ये भी समझ जाओ कि 2 पाई बाहर नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या बोल रहा है, पार्टिकल वेलोसिटी। बच्चा एम्पलीट्यूड देके तालियां मारता और बोलता है ले अभी क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये लो जी सर जी एम्पलीट्यूड आ गया। एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। बोलने का तरीका है एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी है, पहली चीज वो क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो इस इक्वेशन में से कोई बच्चा बता दे ओमेगा किसके बराबर है, तो ओमेगा टाइम के साथ वाली हो जाएगी 3, तो ओमेगा मेरे पास आ गई 3, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 3 और एफ इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 3/5। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास 2 पाई। इसको सॉल्व करके 0.48 हर्ट्ज आया, बिल्कुल भाई ये हमने निकाल दिया, इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकंड वो क्या पूछ रहा, ये तो पहली चीज आ गई। दूसरी चीज वो क्या पूछ रहा बच्चे, वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, ओमेगा अपॉन के। ओमेगा क्या है, वो 3 है। के क्या है बच्चा हमारे पास, वो आपके पास यहाँ पर 80s, तो ओमेगा बाई के, तो यहां पर आपके पास इसका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा। इसको अगर आप कैंसिल करने जाओगे तो 0 पॉइंट आपके पास 0 300 आपके पास आ जाएगा 75 आपके पास मीटर पर सेकंड के आसपास है। इसने फाइनल आंसर को सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी वेलोसिटी है। देखो कितना घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन का आंसर देता है। यही रीजन है कि बच्चा बोलता है सर आंसर समझ में नहीं आया। आंसर तो बहुत इजी है, सीधा ओमेगा को के से डिवाइड करो, ओमेगा को के से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी, तो वो आपको पूछ रहा है बेसिकली ओमेगा ए, ये पता नहीं क्या करी जा रहा है, ओमेगा इंटू ए, तो हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम किसके बराबर है, बताओ शाबाश, हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम किसके बराबर है, जल्दी बोलो बच्चे। तो ये आपके पास ओमेगा इंटू ए, तो ओमेगा कितने के बराबर है 3 और ए कितने के बराबर है 0.00 और बच्चे आपके पास 5, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास 15, तो 0.15 आपके पास मीटर पर सेकंड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। मुश्किल क्वेश्चन है, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, देखने में आपको डर लग रहा है लेकिन ये डरने वाली बात ही नहीं है, ये बड़े आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकता। क्लियर है, आगे चलें बच्चे, आगे चलें, ठीक है, चलो। सो यहां पर अब हम आगे की तरफ को चलते हैं और अब हमारे पास यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के लिए यहां तक हमने पढ़ लिया था, इन क्वेश्चंस के लिए यानी कि इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है इसके लिए बच्चे मुझे आगे की तरफ कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, फिर वापस हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो कल हमने एक बात समझी थी कि ट्रैवलिंग वेव की जो इक्वेशन होती है, ट्रैवलिंग वेव की जो हमारे पास इक्वेशन होती है y जो कि x और t है, ये हमारे पास होती है a साइन ऑफ मेरे पास ओमेगा इंटू टी माइनस ऑफ के इंटू एक्स। यहां पर मेरे पास ये ऑसिलेटिंग टर्म है ड्यू टू दिस फेज, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, फेज आ जाती है। यानी कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ये आपको ये बोलना चाह रहा है, ध्यान से समझना, फोकस करना, ये आपको ये बताना चाह रहा है, फोकस करना, ये हमको ये बताना चाह रहा है बच्चे कि अगर कहीं पर हमारे पास वेव ट्रेवल कर रही है स्पेस के अंदर, ये वेव आपके पास ट्रेवल कर रही है और आप टी टाइम पर 2 पार्टिकल्स को देखते हो, किसी टी टाइम पर आपने 2 पार्टिकल्स को देखा, सपोज एक पार्टिकल आपने यहां देखा, ये ऊपर की तरफ को जा रहा था, अब ये भी साइन ओमेगा टी को तो फॉलो करेगा, लेकिन इस वक्त बच्चे यहां से इसके डिस्टेंस x1 के बराबर थी, है ना, और कोई दूसरा पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल मान लो कि यहाँ पर है आपके पास, और ये पार्टिकल क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो ये नीचे की तरफ को आ रहा था, ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, और यहां से ये पार्टिकल आपके पास नीचे आ रहा था और ये आपके पास x2। नाउ दिस इज द टॉपिक जो बच्चा +1 में छोड़ के जाता है और +2 में पछताता है, ये वो टॉपिक है और हमने छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को पूरा करके जाना, कभी भी इस बहकावे में आ रहे बाद में करना नहीं, ये स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसको करना जरूर है, इसको सीख के जाना है,
इसको समझ के जाना है। यहां पर ये दोनों पार्टिकल्स आपके पास क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, बताओ कितनी सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, शाबाश सर x2 माइनस तो x1। आप बोलोगे सर x2 माइनस x1, इसको बच्चे हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। नाउ दिस इज नोन एज टू बी द पाथ डिफरेंस, यानी कि ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। अगर आप इन दोनों को देखते हो तो आप बोलोगे वेव 1 से लेकर 2 तक जाने में उसको एक पाथ डिफरेंस कवर करना पड़ता है, पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे कि आप अगर 100 बबल के ऊपर जो 7 कलर नजर आता है, जो आपको कलरफुल पैटर्न नजर आता है, वो बच्चा हमारे पास इट इज ड्यू टू दिस पाथ डिफरेंस। जब आप अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप की स्क्रीन की फोटो खींचते हैं तो आपको कलरफुल लाइंस नजर आती हैं, ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट या हिलती हुई लाइंस, बच्चे पाथ डिफरेंस की वजह से, दैट इज ड्यू टू द पाथ डिफरेंस ऑफ द लाइट वेव्स। अगर आप अपने नाखूनों के ऊपर देखें तो सनलाइट के अंदर यहां पर भी कलर नजर आते हैं ड्यू टू द पाथ डिफरेंस। अगर आप क्लियर स्काई में आसमान की तरफ को देखते हो तो आपको अपनी आंखों में ब्लैक कलर के थ्रेड्स उड़ते हुए नजर आते हैं, पाथ डिफरेंस की वजह से। ये पाथ डिफरेंस कमाल की चीज है, और ये पाथ डिफरेंस हमारे लिए आज तक एक अम्यूजमेंट का एक आपके पास हिस्सा बना हुआ है। हम अम्यूज हो जाते हैं इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर नेचर हमको कुछ बताना भी चाह रही है, हम सीखना भी चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉपर क्या चीज वो सिखाना चाह रही है शायद इसमें हम थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर बोलते हैं अरे यार लाइट ने यहाँ पर वेव नेचर ले लिया, यहाँ पर लाइट वेव नेचर शो करती है इस पाथ डिफरेंस की वजह से। कमाल की चीज है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लेके बच्चे हमारे पास लोग न्यूटन से भिड़ गए थे। न्यूटन दूसरी बारी फिर गलत हुआ था, इसमें भी गलत हुआ है। न्यूटन वेव्स के मामले में दो से 3 बार गलत हुआ था बच्चे, तो यहाँ पर फिर वो गलत हुआ था, उसको हम +2 में पढ़ते हैं कैसे गलत हुआ था, पर ये +2 है, ये मान के चलो ये +2 का आप टॉपिक पढ़ रहे हो। तो x1 और x2। अब हम अगर यहां पर देखें बच्चे, तो मैं अगर 1 पार्टिकल की इक्वेशन बनाता हूं तो वो बताओ बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी। अब हम बोलते हैं ये वेव यहां से यहां पर जा रही है, लेकिन ये 1 पार्टिकल को कुछ अलग ढंग से चलवा रही है, 2 को अलग ढंग से चलवा रही है। तो हम यहां पर बोलते हैं अगर मैं 1 पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो y1 किसके बराबर आ जाएगा, a साइन ऑफ ओमेगा। यहां पर क्योंकि इन सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम है और वेव की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और मैं टी टाइम पर देख रहा हूं, पर मैं पार्टिकल को x1 पे देख रहा हूं, और बच्चा हमारे पास सेकंड पार्टिकल को मैं क्या देख रहा हूं, सेम टाइम पर मैं सेकंड पार्टिकल को देख रहा हूं, और इसी वेव के अंदर सेम टाइम पर इस पार्टिकल का भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यही है, सेम टाइम पर देख रहा हूं, पर ये पार्टिकल दूसरे से कितनी दूरी पे लोकेटेड है, x2 पे, और इसकी वजह से इनकी मोशन एक जैसी नहीं होती है, एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है और एक पार्टिकल नीचे आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इसके फेज में आपके पास इसके फेज में ये और इसके फेज में एक डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, ये देखिए, तो ये फेज डिफरेंस आपके पास प्रोड्यूस हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या है, यानी कि अब फेज डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे सर फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए φ2 माइनस ऑफ φ1, किसी और को माइनस नहीं करना, इन दोनों का एंगल अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि एक kx1 यूज कर रहा है kx2, तो जल्दी बता दो कि आपके पास क्या आ जाएगा। ये अगर मैं माइनस कर देता हूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप φ1 माइनस φ2 भी कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन को कहीं ना कहीं हम कंपनसेट कर देते हैं, नेगेटिव साइन आ भी सकता है, इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन अगर हम φ2 माइनस ऑफ φ1 कर देते हैं तो बताओ क्या चीज आ जाती है, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, k आ जाएगा सर kx1 माइनस x2, और बच्चा हमारे पास x1 माइनस x2। एंड इवन अगर बच्चा हमारे पास देखा जाए तो यू कैन इग्नोर नेगेटिव साइन, आप कैलकुलेशन करने के लिए इग्नोर कर सकते हैं नेगेटिव साइन को, यू कैन इग्नोर द नेगेटिव साइन, वो सिंपल बच्चा, आप उसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। और k खुद किसके बराबर होता है जरा बताओ, k आपके पास खुद किसके बराबर होता है, तो आप बोलते हो सर ये 2π लैम्डा के बराबर होता है, और ये बच्चे अब मेरे पास आ जाएगा डेल्टा x, और डेल्टा x क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस। बच्चा बोलता है सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस जिस दिन तुम जानोगे ना तो आपका जो मुंह है ना बच्चा वो खुला रह जाएगा, अच्छा ये चीज है, जैसे भी +2 वाले बच्चे, अच्छा सर ये मतलब है, बाकी सारी की सारी आपके पास जो लाइट है एज अ वेव निकाली गई, वो वेव की बिहेवियर इस पाथ डिफरेंस की वजह से,
ना ये पाथ डिफरेंस होता और ना ही बच्चे हमें ये बात समझ में आती कि लाइट एज अ वेव भी ट्रीट होती है। ये पाथ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथ डिफरेंस क्या है? पाथ डिफरेंस क्या है बच्चा, हमारे पास इसको आप अंडरस्टैंड करने की अगर कोशिश करें तो एक आदमी, मान लो कि बच्चे पटेल चौक से चलना शुरू करता है, चक्की का जो पुल है बच्चे, जहां से हिमाचल या चंडीगढ़ की गाड़ियां मिलती है वहां से, और एक आदमी सेम जगह के लिए स्टार्ट होता है गांधी चौक से, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है। दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है और इस पाथ डिफरेंस से हमको कई रिलेटेबल फिनोमिना पता लगती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं पाथ डिफरेंस से कि दोनों के दोनों पार्टिकल्स कैसे मोशन कर रहे होंगे, कैसे मोशन कर रहे होंगे और कैसे बच्चा हमारे पास ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स के मोशन आपस में रिलेटेबल है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, फोकस करना। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास। इफ टू पार्टिकल्स, मेरे पास यहां पर दो पार्टिकल्स हैं और उनका मतलब भी आपको समझ में आएगा। इफ द टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, if the two particles are separated by path difference of lambda by 2 का calculate phase difference between them, calculate phase difference between them, calculate phase difference between them। अगर आज आप ये क्वेश्चन सीख गए तो मैं आपको बता रहा हूं आप +2 की पढ़ाई कर रहे हो। ये +1 का टॉपिक ही नहीं है बच्चे इतना, ये +2 में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चन नहीं करवाए जाते, तो ये +2 स्टार्ट हो चुके एक तरीके से टेक्निकली। तो अब बच्चा हमारे पास बताओ इसका फेज डिफरेंस कितने के बराबर बताओ। सो 2 पाई बाई लैम्डा, ये तो आई लैम्डा बाई 2। अगर मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूं तो बताओ ये कितने के बराबर है, कितने के बराबर है? इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हो गया कि इस वेव के अंदर ये दोनों पार्टिकल्स पाई के डिफरेंस पे, पाई वो वाला पाई नहीं जो यहाँ पे पठानकोट में बोलते पाई है ना, पाई समोसे खिला दो पाई, वो वाला पाई नहीं, दूसरे वाला पाई है। तो हमारे पास पाई का मतलब क्या है बच्चे, एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो कोई बच्चा बता सकता है पाई कहाँ पर होगा? यहाँ पर, अब जो मैथ्स वाले बच्चे उनको पता है यहाँ पर मेरे पास 90 होता है, ये मेरे पास पाई है, हाँ या ना, हाँ या ना? Yes. अब एक बात बताओ, ये पार्टिकल कल हमने सीखा था, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो ये पार्टिकल कहाँ पर जा रहा है बताओ बच्चे? ऊपर। चल ऊपर जा रहा है। इसको हम बोलते हैं ये पार्टिकल आउट ऑफ फेज जा रहा है। ये हम डिसाइड कर लेते हैं, अच्छा तू कहाँ जा रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तू कहाँ जा रहा है, मैं नीचे जा रहा हूँ। कैसे पता? पाथ डिफरेंस से। ये पाथ डिफरेंस अब ऐसी कहानी बन जाती है बच्चे जिसको अगर आप आज समझ गए तो आज बच्चे आपको कई ऐसी चीजें पता लग जाएंगी जो सीक्रेट रखी जाती है अप टू +2, जो सीक्रेट रखी जाती है +2। मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, तो ये पहला पाथ डिफरेंस है। टीचर आपको पाथ डिफरेंस देगा, फेज डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस देगा, पाथ डिफरेंस भी निकालना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। टीचर मुझे यहाँ पर एक और क्वेश्चन देता है, टीचर मुझे बोलता है जल्दी अपनी कॉपी पे देखो, मेरे पास फेज डिफरेंस है 2 पाई बाई 3, पाथ डिफरेंस निकालो। आपको टीचर बोलेगा पाथ डिफरेंस निकालो। अगर इतना फेज डिफरेंस है, जल्दी बताओ कैसे बताओगे? तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब बच्चा हमारे पास ये कितने के बराबर है, 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई आपके पास 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो बताओ पाथ डिफरेंस कितने का आ जाएगा? देयरफॉर जल्दी बोलो, तो डेल्टा एक्स कितने के बराबर आ जाएगा, लैम्डा बाई 3 का। तो यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो कि 120 डिग्री पे सेपरेटेड है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो पार्टिकल्स वेव पे कितनी दूरी पे होंगे, वो वेव पे कितनी दूरी पे होंगे। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, उसको ध्यान से सुनना, उसको ध्यान से सुनना। वो +2 तक आपको काम में आएंगे, +2 तक, +2 में जाकर रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। याद रखना मेरे बात बच्चे, अगर आपका पाथ डिफरेंस n लैम्डा का, कंप्लीट वेवलेंथ का n लैम्डा, यानी कि आप दो पार्टिकल्स हैं, उन वेव के ऊपर उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा, यानी कि लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। तो ऐसे केसेस में जो भी पार्टिकल्स होंगे जो इस पाथ डिफरेंस पे होंगे, उन पार्टिकल्स को अगर हम बोलते हैं बच्चे, तो वो पार्टिकल इन फेज, क्या बच्चे, इन फेज बच्चा आपके पास क्या कर रहे होंगे, मोशन कर रहे होंगे। तो बच्चा बोलता है सर इन फेज का क्या मतलब, मैं उसको समझाता हूँ, घबराना नहीं।
अगर मेरे पास पाथ डिफरेंस एन लैम्डा का है तो आप सपोज कि मैं यहां पर बोल देता हूं, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितने का आ जाएगा, बोलो शाबाश। तो मेरे पास फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास एन लैम्डा। तो ये कैंसिल होके अब बताओ कि आपके पास ये कितने के बराबर आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया 2 पाई इंटू एन। चलो अब n की वैल्यू डालनी शुरू करते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल देता हूं तो डेल्टा फाई कितने के बराबर आ जाएगा, जरा बताओ बच्चे, 2 पाई के बराबर। ठीक, अगर मैं n की वैल्यू 2 डाल देता हूं तो पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस कितने के बराबर है, 4 पाई। मुझे यहीं पर समझ में आ जाएगा, मुझे ये चीज यहीं पर समझ में आ जाएगी, या फिर मैं एक वेव बना देता हूं, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये मेरे पास यहां पर बन गई एक वेव इस तरीके से, ये वेव बन गई, ये एंगल 0 है, ये एंगल पाई है, ये एंगल बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास यहां पर आपके लिए आ गया 2 पाई, ये मेरे पास आ गया 3 पाई, और ये मेरे पास क्या आ गया बच्चे 4 पाई। अब जरा ध्यान से देखो, यहां वाला पार्टिकल मैंने कल बोला था वो नीचे की तरफ को आता है, यहाँ वाला पार्टिकल कहां पर जाता है, ऊपर की तरफ, यहाँ वाला पार्टिकल नीचे आता है। देखो ना, स्लोप आपके पास पॉजिटिव है तो आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव है, ये वाला पार्टिकल ऊपर जाता है, ये वाला पार्टिकल नीचे आता है। अब एक बात बताओ, 0 से लेके जो आपके पास ये वाला पार्टिकल है कितने फेज डिफरेंस पे, 2 पाई पे, ये दोनों पार्टिकल्स कहां पर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। कितने का पाथ डिफरेंस है इनके बीच में, कितने का है बच्चे, 2 पाई का। तो 2 पाई का जिनके बीच में भी पाथ डिफरेंस होगा, या 4 पाई का लगा लो या 4 पाई का लगा लो, वो पार्टिकल इन फेज होंगे, यानी कि उस वक्त वो पार्टिकल उसी टाइम पर वो पार्टिकल एक जैसी मोशन कर रहे हैं। जैसे ये बात बताओ, ये पाई है और ये बच्चे आपके पास 3 पाई है, बताओ इनके बीच का फेज डिफरेंस कितने के बराबर है, जल्दी बताओ। 0 है। नहीं बेटा, कैसे बच्चे, पाई 2 और पाई 2 पाई का फेज डिफरेंस है, तो आप बोलोगे ये इन फेज है, ये दोनों पार्टिकल ऊपर जाते हैं, ये दोनों पार्टिकल ऊपर जाते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो ये इवन मल्टीपल ऑफ द पाई बच्चे, तो याद रखना, अगर मेरे पास जो आपका फेज डिफरेंस है ये अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो जहां पर भी ये फेज डिफरेंस जिन दो पार्टिकल्स के बीच में होगा वो बच्चे हमारे पास इन फेज हो जाएंगे, और इनके बीच में हमारे पास पाथ डिफरेंस कितने का होगा, पाथ डिफरेंस कितने का होगा बच्चे, एन लैम्डा। लेकिन अगर हमारे पास, ये +2 की कहानी बता रहा हूं, यही मैं उनको सिखा रहा हूं आजकल, अगर मेरे पास पाथ डिफरेंस आ जाता है n प्लस ऑफ हाफ इंटू लैम्डा, अब ध्यान से समझ, n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, या फिर बच्चा हमारे पास इसको कुछ और 2n+1 भी कर सकते हैं बच्चा आप इसको। चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, एक मिनट मैं इसको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको फायदा रहेगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बच्चे, सपोज कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ बच्चे, आपके पास यहाँ पर 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई बच्चा आपके पास λ/2 का ये पाथ डिफरेंस आ गया। अगर ये पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितने का आ जाएगा, जरा बता सकता है कोई बच्चा, तो 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई कितना आ गया, 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई λ/2। जल्दी बता दो बच्चे कितने का आ जाएगा, ये कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो बताओ आपका फेज डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 2n+1 पाई। ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है कि ऑड मल्टीपल सर ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल। यहाँ पर आपके पास डेल्टा फाई कितने के बराबर आएगा, अगर आप 0 डाल देते हो तो पाई आ जाएगा, फिर बच्चा आपके पास कितना आ जाएगा 3 पाई, फिर बच्चा आपके पास 5 पाई। तो ऐसे केसेस में जिन दो पार्टिकल्स के बीच में ये पाथ डिफरेंस है या ये फेज डिफरेंस है तो वो आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। वो बच्चा आउट ऑफ फेज मतलब एक वेव का पार्टिकल, उसी वेव का वही पार्टिकल ऊपर जाना चाहता है तो दूसरा नीचे आना चाहता है, और ये चीज आपको यहाँ पर एविडेंट की तरह नजर भी आ रही है। ये देखिए, ये वाला पार्टिकल 0, इसको रेफरेंस मानो, ये आपके पास कितना आ गया बच्चे पाई, ये पार्टिकल नीचे जाना चाहता है, ये ऊपर आना चाहता है। फिर बच्चा हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना आ गया 3 पाई, ये पार्टिकल O वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है, 3 पाई वाला ऊपर जा रहा है, तो ये आउट ऑफ फेज है। तो बच्चा बोलता है सर मुझे इससे क्या लेना देना, आउट ऑफ फेज हो जाए इन फेज हो जाए मुझे क्या लेना देना भाई, नेचर के कुछ फिनोमिना इसी पे बेस्ड है कि जो दो वेव्स हैं
वो उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, उनके पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, ये आगे चलकर हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स के साथ जुड़ जाता है। अब चलते हम पिछले की तरफ। बच्चा हमारे पास क्या है, बच्चा आपके पास यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A simple harmonic wave. A simple harmonic wave is expressed by this is 7 into 10 की पावर -6 साइन। तो ये बच्चा हमारे पास ओमेगा आ गया पूरा का पूरा, और ये बच्चा हमारे पास कितना आ गया, के आपके पास आ गया। और देखो वो बोल रहा है ये y और x सेंटीमीटर में और t सेकेंड में। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, निकल जाएगा। जल्दी बता दो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 7 into 10 की पावर -6 सेंटीमीटर भी लिखना है। फ्रीक्वेंसी, तो अगर फ्रीक्वेंसी लिखनी है बच्चे तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 800 पाई, सो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 800 पाई, और ये कैंसल होके फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 400 हर्ट्ज। चलो जी काम खत्म। द वेवलेंथ, अब वेवलेंथ निकालनी है, बताओ कैसे निकालोगे। अरे शाबाश बताओ यार तुम शेर बच्चे हो, फटाफट बताओ कैसे निकालोगे। अरे शेर बच्चे हो, फटाफट बताओ कैसे निकालोगे। सो k इज इक्वल टू पाई अपॉन 42.5, और मेरे पास 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू पाई अपॉन 42.5। ये बच्चे लैम्डा से लैम्डा आओ हो पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई, तो आपके पास कितना आ जाएगा, बोलो शाबाश, कितने के बराबर आ जाएगा। दिस इज 85 लेकिन सेंटीमीटर। अब वेव वेलोसिटी, अरे यार बोर हो गए सर, कोई नया क्वेश्चन बताओ। वेव वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, आपके पास ओमेगा बाई के। सर बोर हो चुके हैं अब हम इसको करते करते, तो 800 पाई डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 42.5, और आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। पाई से पाई कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब पॉइंट आता है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय 17 सेंटीमीटर। तो ये पाथ डिफरेंस आ गया, ये क्या आ गया, पाथ डिफरेंस, ये आ गया। अब 5th नंबर पार्ट का क्वेश्चन हमने करना कैसे, तो मेरे पास फेज डिफरेंस एक तो रेडियन में बताना, ये किसके बराबर होता है, के, या तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू आपके पास आ जाता है, नहीं तो के इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। के की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास के की वैल्यू आपके पास है पाई अपॉन 42.5, और डेल्टा एक्स कितने के बराबर है, तो ये बच्चा हमारे पास 17 आपके पास यहाँ पर सेंटीमीटर। ऑब्वियसली सब कुछ सेंटीमीटर वगैरह में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, आपके लिए कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, बट आपको आंसर किस में देना बच्चे, रेडियन में। कैलकुलेट कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना बच्चे, हाँ या ना, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है, हाँ या ना, कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है, देख लो। तो हमको पता लगा, हाँ बोलो 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 बच्चे बोलो। सर इसमें हमें आंसर रेडियंस में देना होता है कि बोलना होता है इन फेज है कि आउट फेज है। नहीं नहीं, आपको रेडियंस में देना है, क्योंकि इन फेज और आउट फेज की इंपॉर्टेंस अभी आपके सामने नहीं है। इन फेज और आउट फेज के अंदर इंपॉर्टेंस आपके पास बाद में आती है, और वो भी हमारे को मेंटली अपने दिमाग में रखना है कि ये इन फेज है या आउट फेज है। इसकी यहाँ पर इंपॉर्टेंस +2 में चल के बहुत हो जाती है कि ये इन फेज है या आउट फेज है। यहाँ पर हमारी जो जद्दोजहद है, वो जद्दोजहद बच्चा हमारे पास इस बात की है कि मैं ये देख तो पाऊं, मैं समझ तो पाऊं, क्या आपके पास ये जो दो पार्टिकल्स अलग अलग चल रहे हैं, ये दोनों पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास फेज डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस की वजह से उसको रेडियन में लिख देना। इन फेज आउट ऑफ फेज अगर टीचर बोलता है तो बता देना, वरना कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चले अब आगे की तरफ बच्चे, यहाँ पर देखो फॉर अ ट्रैवलिंग वेव, अब यहाँ पे टीचर जो है पलटी मार गया, यहाँ पर 2 तो आ गया, कॉस दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ओमेगा आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, ठीक। यहाँ पर x और y सेंटीमीटर और t सेकेंड्स के अंदर, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। पंगा डाल दिया ना, बोल वो सेंटीमीटर में रहा है, निकालने को वो किस में बोल रहे हैं, मीटर में। तो अब हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, तो आपके पास फेज डिफरेंस कैसे निकलता है, k मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस। यहाँ पर k कितने के बराबर है, 0.0080, अब ये सेंटीमीटर में, और डेल्टा x किस में, 0 मीटर के अंदर। तो आपके पास यहाँ पर ये मतलब कि आपके पास सेंटीमीटर तो नीचे आएगा, इनफैक्ट नीचे आएगा सेंटीमीटर, तो आपके पास आ जाएगा 0.0080
और ये सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाता है, और 0.5 तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाते हैं? तो आंसर इज 100 सेंटीमीटर। तो अब आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ये करीबन मुझे लगता है कि बच्चा आपके पास 2 0 है, तो 4 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 4 के आसपास देख लीजिएगा, नहीं तो 0.4 देख लीजिएगा, इसका आंसर 0.4 है, या फिर बच्चे 4 आ जाए। क्लियर होगी बात? लेकिन इसमें एक और चीज आ गई, अब वो बोल रहा है टाइम गैप के ऊपर भी क्या फेज डिफरेंस हो सकता है? यार हो सकता है, अगर आप सोचना चाहो तो y इज इक्वल टू a cos, यहाँ पर हम cos ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। तो जैसे k इंटू डेल्टा एक्स फेज डिफरेंस होता है, वैसे बच्चे फेज ले लेंगे ना, 2 पाई बाय हाँ, लैम्डा। हाँ, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। ये भी बच्चा हमारे पास, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसने एक क्वेश्चन डाल दिया तो हम लगा सकते हैं। तो जैसे k इंटू डेल्टा एक्स फेज डिफरेंस होता है, वैसे ओमेगा इंटू डेल्टा टी फेज डिफरेंस हो जाता है। टाइम गैप 0.5 है, और बच्चे ओमेगा 10 है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू डेल्टा टी 0.5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 रेडियन। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये बच्चा हमारे पास कहानी थी। इसमें देखो ना 0.18 का कोई रोल है? कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं है इसका। तो ऐसा करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा, कोई सर, दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। दो अलग अलग वेव्स में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाला जा सकता है फेज डिफरेंस? बिल्कुल निकाला जा सकता है, उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी +2 यही तो है कि वो अलग अलग निकालो, और सर जी क्या पंगा है? बिल्कुल पंगा है, वो पंगा सॉल्व करवा के जाऊंगा मैं आपको, ऐसी बात नहीं, आपको +2 यहीं से शुरुआत करके जाएगी बच्चे। बोलो सर, एंड 0.18 जो फाई है वो किन क्वेश्चंस में काम आएगा? किससे, कौन से वाला बच्चे? जैसे वो फाई दिया हुआ था ना इक्वेशन के एंड में, वो कैसे क्वेश्चंस में काम आएगा कि वो एक उसका तो यूज ये पढ़ना? एक तो ऐसा आ गया, एक तो ऐसा आ गया, हाँ या ना? एक तो समझ में आ गया आपको कि कैसा आया, हाँ या ना? है ना? सर बट इसका एक यूज, सर मैं वो इक्वेशन के अंदर तो 0.18 दिया हुआ था ना, उसकी बात कर रहा हूँ। उसका यूज, वो इनिशियल फेज है। अगर टीचर आपको बोलता है कि इनिशियल फेज है, अगर देखो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, मान लिया जाए कि ये इनिशियल फेज भी टीचर चेंज कर देता है, अभी मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं तुझे डिटेल एग्जांपल देता। वैसे तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बच्चा अगर टीचर उसको भी 2 वेव्स के अंदर चेंज करने को दे, तो फिर हम निकाल सकते हैं, उसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं देख पाएंगे, ठीक है, वेट कर लेना एक दिन के लिए। चलो ओके बच्चा।